हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से दोस्तों थॉमस होब्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज इनके लास्ट सेशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले थॉमस होब्स पर एक सेशन हो चुका है, लेक्चर नंबर 13। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। थॉमस होब्स के जो सामान्य तथ्य या कहें कि इनकी भूमिका पर हम इससे पहले वाले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे वाले पार्ट में हम उनके व्यक्तिवादी विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर हमने चर्चा की थी। क्लियर है ना। अब चूंकि दोनों ही जो विचार थे इनके दोनों ही सिद्धांत थे, दोनों ही आवश्यक थे और महत्वपूर्ण थे, इसी कारण से दोस्तों हमने अलग अलग एक सेपरेट सेशन इस पर लिया था। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक चल रहा है। आज के सेशन में ये थॉमस होब्स का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको जॉन लॉक और उसके बाद में रूसो, इस प्रकार से सेकंड यूनिट को भी जल्दी कवर कर लेंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाले सेशन में जिस प्रकार से हमने जब सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा की थी, उससे पहले हमने थॉमस होब्स के कुछ सामान्य विचारों पर भी चर्चा की थी, है ना। और जहां से हमें यह जानने को मिला था कि थॉमस होब्स के जो विचार है पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्र का समर्थक रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का वर्णन दिया था, जो विचार दिया था, उसके अनुसार उसमें क्या था कि जनता आपस में ही एक समझौता करके और अपने सारे अधिकार एक राजा को दे दे और वो राजा निरंकुश रूप से उस जनता पर अपना शासन व्यवस्था संचालित करे, शासन चलाए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था करके, सामाजिक समझौते की व्यवस्था करके और एक पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी और निरंकुश राजतंत्र का पूरी तरह समर्थन किया था। क्लियर है। लेकिन अब चूंकि हमें इनके निरंकुश राजतंत्र में भी कुछ व्यक्तिवादी विचारों को देखना है, तो यहां पर कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि थॉमस होब्स के निरंकुश होने के साथ ही साथ में उनके विचारों में कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिवादी विचारों का दर्शन भी होता है या व्यक्तिवादी विचार भी दिखते हैं। और इस बात को सबसे पहले कहा था यहां पर दोस्तों एक दार्शनिक है, हरमान साहब। तो हरमान ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा कि भले ही थॉमस होब्स पूरी तरह निरंकुशवाद का समर्थन करते थे, परंतु उनके विचारों में कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी विचारों की परिलक्षित भी होती है, मतलब व्यक्तिवादी विचार के शक्तिशाली तत्व भी दिखते हैं। क्लियर है। तो ऐसे वो कौन कौन से शक्तिशाली तत्व है, उन्हीं तत्वों को दोस्तों हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उन तत्वों पर बात करें उससे पहले हम ये तो देख लें कि ये जो थॉमस होब्स है ये निरंकुशवाद का समर्थन करते थे, तो किस आधार पर करते थे, है ना। तो उनका कुछ आधार इस प्रकार रहे हैं कि शासक जो है समस्त शक्तियों का संचालक रहा है। जो शासक है, शासन की या राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का संचालक एक अकेला मात्र शासक था, है ना। तो इस बात के माध्यम से, इस तथ्य के या इस कथन के माध्यम से भी जो है थॉमस होब्स निरंकुशवादी बन जाते हैं या निरंकुशवाद का समर्थन करने वाले दार्शनिक बन जाते हैं। और उसको ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के जितने भी कानून होंगे उन कानूनों का निर्माण करना, उन कानूनों को लागू करना, और कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आती है कानून के संचालन करने में, तो एक न्यायाधीश की भूमिका निभाने का कार्य भी अकेला शासक ही करेगा। तो अब समझिए यहां पर संपूर्ण शक्तियों का संचालक एक अकेला राजा, कानून बनाने का काम भी राजा कर रहा है, कानून को लागू करने का काम भी राजा कर रहा है, और न्यायाधीश की भूमिका भी राजा ही निभा रहा है। तो अब समझिए किस प्रकार की कोई और कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो शासक के पास नहीं है। और जब इस प्रकार की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में अधिरोपित कर दी जाए, एक ही व्यक्ति को दे दी जाए, तो फिर उसका निरंकुश होना स्वाभाविक रूप से तय है। क्लियर है। इसके अलावा राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या शांति व्यवस्था है या युद्ध का माहौल है, तो इन दोनों की घोषणा करने का अधिकार भी पूरी तरह से शासक को ही है। मतलब यह कि शासक जब तक चाहे तब तक राज्य में आपातकाल की स्थिति लागू रख सकता है। इस सब के अलावा इनसे पहले जो हमने सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जनता आपस में एक समझौता करते हुए अपने संपूर्ण अधिकार अपने राजा को सौंपती है ना। तो उसके तहत जनता के पास में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं बच जाते। अब संपूर्ण अधिकार उस राजा के पास चले जाते। अब राजा चाहे जैसे भी शासन करे, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार उनका होब्स का जो दर्शन था वो परिस्थितियों से प्रभावित था, उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित था। लेकिन फिर भी
फिर भी हम इसकी जो प्रशासन की जो निरंकुशता है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनता के पास किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था और ना ही जनता के पास में किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार ही शेष बचा था। क्लियर है? तो जनता के सारे अधिकारों को छीन करके एक राजा को दे देना, और इसी कारण से थॉमस होब्स के पूरे चिंतन को हमने निरंकुशवाद का चिंतन कहा है या निरंकुशवाद का समर्थक कहा है। क्लियर है? तो यही विशेष वो आधार थे जिन आधारों पर थॉमस होब्स जो है निरंकुशवादी कहलाए। ठीक है ना? लेकिन हरमान साहब जैसे कुछ विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि इन्हीं आधारों में व्यक्तिवादी विचार भी नजर आते हैं, व्यक्तिवादी विचार भी दिखते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से विचार है जिनके माध्यम से हम ये कह सके कि होब्स भी एक व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं? आइए, तो उसके लिए सबसे पहले ये समझिए, व्यक्तिवादी विचारों को होब्स को हम कहें कि होब्स व्यक्तिवादी विचारक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? जिस तरह से हमने निसंकुच होकर के, या कहें कि हम आसानी से ये बोलने में समर्थ हुए कि होब्स जो है एक निरंकुशवादी दार्शनिक है, निरंकुशवाद का समर्थन करने वाले दार्शनिक है। तो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने विशेष ऐसी व्यवस्था की थी अपने राज्य की। लेकिन जब हमें व्यक्तिवादी विचार की बात करनी है तो उनके विचारों में व्यक्तिवादी विचार भी होने चाहिए। तो ऐसे कौन से व्यक्तिवादी विचार होना चाहिए? यह सिंपल सा अर्थ यह है कि हम उस दार्शनिक के या उन विचारों को ही व्यक्तिवादी विचार कह सकते हैं जहां पर राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया हो। राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया हो, जहां पर राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना गया हो, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों, जहां पर इस प्रकार के विचार होंगे, जहां व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्व दिया जाता होगा, उन्हीं विचारों को हम व्यक्तिवादी विचार कहेंगे। लेकिन चूंकि होब्स जो है, थॉमस होब्स, ये इनके विचार कहीं से कहीं तक व्यक्तिवादी विचारों के साथ मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसे तत्व नजर आते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि होब्स भी एक व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से तत्व थे दोस्तों, उन पर चर्चा करेंगे और हमारा सेशन हो जाएगा समाप्त, है ना? एक छोटा सा सेशन ही है, ये छोटा सा ही सेशन है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। सबसे पहले जो है इनके पूरे दर्शन में एक शब्द मिलता है कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि देखिए, जैसे कि अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने अपने चिंतन में कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले का है। मतलब राज्य का निर्माण व्यक्ति ने नहीं किया है बल्कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का है ना? तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होगा एक सामाजिक प्राणी होगा, ये अरस्तु का कहना था। लेकिन थॉमस होब्स ने उसको एक नई धारणा में डालते हुए कुछ नए विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा व्यक्ति कोई सामाजिक प्राणी नहीं है, व्यक्ति कोई सामाजिक प्राणी नहीं है, व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बना है। स्पष्ट कहा, व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बना है। क्लियर है? व्यक्तियों से मिलकर राज्य बना है, इसलिए समाज व्यक्तियों के लिए नहीं, माफ कीजिएगा, व्यक्ति जो है समाज के लिए नहीं है बल्कि समाज व्यक्तियों के लिए है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समाज व्यक्तियों से है, व्यक्ति समाज से नहीं है। तो ये जो व्यक्ति के लिए समाज है, समाज के लिए व्यक्ति नहीं, ये जो नई सोच थी दोस्तों, अब तक के दार्शनिकों में पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने चिंतन में ये बात कही है ना? और इसीलिए व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं, राज्य का निर्माण कर सकते हैं, राजा का निर्माण कर सकते हैं, आपस में मिलकर के, आपस में समझौते के माध्यम से, और इस प्रकार के राजा को अपने संपूर्ण अधिकार सौंपे जा सकते हैं। तो एक नई सोच का उत्पन्न किया किसने? थॉमस होब्स ने, व्यक्ति के हित में। इसलिए इनको एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट धारणा थी कि व्यक्ति की सामाजिक बंधनों से मुक्ति। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी बात की है कि समाज व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं, है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी विचारक रहे हैं, जिन्होंने व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से बांधकर जकड़ कर रखा हुआ था, यहां थॉमस होब्स ने उन बंधनों से व्यक्ति को पूरी तरह आजाद कर दिया है, व्यक्ति को स्वतंत्र बना दिया है, व्यक्तियों में समानता की बात की है उन्होंने, और समाज के बंधनों से पूरी तरह व्यक्ति को मुक्त कर देने से ही
थॉमस होब्स के जो विचार है वो व्यक्तिवादी विचारों की ओर मुड़ जाते हैं। इसीलिए यहां पर थॉमस होब्स के विचारों को या थॉमस होब्स को जो है दोस्तों एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा एक बात हमने और भी देखी थी इससे पहले वाले सेशन में कि थॉमस होब्स का जो पूरा चिंतन था, थॉमस होब्स का जो पूरा चिंतन था वो मानव स्वभाव पर आधारित था, मानव के व्यवहार पर आधारित था, है ना। तो मानव व्यवहार पर आधारित था, इसका मतलब क्या हुआ कि मानव के द्वारा ही पूर्णतः एक राज्य की उत्पत्ति होती है। एक राजा की स्थापना कौन करता है? पूरी जनता करती है ना, एक सामाजिक समझौता करके, और समझौता भी वो आपस में होता है, जो एग्रीमेंट होता है वो आपस में होता है। तो उस एग्रीमेंट के माध्यम से ही वो एक राजा की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से जनता पूरी तरह से सामाजिक बंधनों से थॉमस होब्स के इस अध्ययन में पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह मुक्त है। क्लियर है। नेक्स्ट है राज्य साध्य नहीं अपितु साधन है। भले ही थॉमस होब्स ने अपने चिंतन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था और राज्य को संपूर्ण अधिकार दे दिए थे, जनता के संपूर्ण अधिकार दे दिए थे, लेकिन उन्होंने चिंतन में यह भी कहा था कि जनता अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए या अपने विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए अपने सारे अधिकार एक व्यक्ति अर्थात राजा को सौंपती है, एक राजा को सौंपती है ना। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि जनता अपनी सुरक्षा के लिए एक राजा का निर्माण कर रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो राजा है या कहें कि जो राजा के जिस राज्य का संचालन करेगा राजा, वो राज्य साध्य नहीं होगा बल्कि साधन होगा व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए। तो यहां पर व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया था। जब बात की थी किसकी? जनता के द्वारा मिलकर के, जनता के द्वारा समझौता करके एक राजा का निर्माण किया गया था। तो उसमें स्पष्ट दिखता है कि जनता ही साध्य है, क्योंकि जनता के लिए राजा का निर्माण हुआ था। क्लियर है। भले ही राजा निरंकुश था, लेकिन वो जो निरंकुशवादी जो धारणा थी थॉमस होब्स की इस चिंतन में, वो विशेष करके उस समय की परिस्थितियों के कारण थी, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें समाज जो है दोस्तों बर्बर स्थिति में था, है ना। उस समाज की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, बहुत ही बर्बर थी। इस कारण से उस बर्बरता से बाहर निकालने के लिए ही थॉमस होब्स ने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का सपना देखा था। वो जनता से स्पष्ट कहा था कि वो एक आपस में समझौता करे और उसके माध्यम से एक राजा की स्थापना करे और राजा अब पूरी जनता की ओर से शासन करेगा। क्लियर है। और इसी कारण से कहा जा सकता है कि उनके दर्शन में राज्य साध्य नहीं था बल्कि साधन था, बल्कि और जो व्यक्ति है वो साध्य था। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मानव समानता पर बल। मानव समानता पर बल। थॉमस होब्स ने अपने पूरे चिंतन में निरंकुशवाद का समर्थन करने के बाद भी मानव की समानता पर और स्वतंत्रता पर पूरी तरह से बल दिया था। मतलब ये कि मानव समाज में समानता बनी रहे और उनमें स्वतंत्रता भी बनी रहे। इसके लिए उन्होंने अपने चिंतन में पूरा प्रयास किया और उन्होंने जो है अब संपूर्ण जनता के जो अधिकार थे वो एक राजा में समर्पित कर दिए, एक राजा को समर्पित करने का प्रयास किया, जिससे कि राजा संपूर्ण जनता को एक समान मान करके उन पर शासन कर सके। क्लियर है। अगर वहां पर दोस्तों अगर मान लेते हैं जिस संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी विशेष रूप से उनको प्रदान नहीं किया गया था, जनता को समान अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार जो अधिकार था वो अधिकार भी, उस अधिकार में विशेष करके कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। तो यहां थॉमस होब्स का मानना यह था कि अगर संपत्ति का अधिकार भी अगर निर्बाध रूप से मतलब असीमित रूप से अगर प्रदान कर दिया जाए जनता को, तो जनता में अर्थात समाज में असमानता आ जाएगी, वहां समानता नहीं बनी रहेगी। इसलिए संपत्ति पर भी किसका अधिकार होना चाहिए? एक राजा का होना चाहिए। राजा अपने अनुसार जनता को एक समान रूप से संपत्ति का अधिकार प्रदान करे। क्लियर है। तो इस आधार पर, संपत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि थॉमस होब्स ने अपने राज्य के निर्माण में जनता की समानता पर भी विचार किया था। इसलिए इनके विचारों को हम व्यक्तिवादी विचार की दृष्टि से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट था राज्य का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए। अब सामाजिक समझौता हुआ था जनता के बीच में, तो राज्य का निर्माण क्यों हुआ था या राज्य का निर्माण क्यों हुआ था? रीजन क्या था? जनता की सुरक्षा करने के लिए। भाई प्राकृतिक अवस्था से जनता को निकाल के लाना, और प्राकृतिक अवस्था कौन सी थी दोस्तों? वही तो बर्बर अवस्था थी।
जो बर्बरता की जो स्थिति थी वो प्राकृतिक स्थिति थी, और प्राकृतिक स्थिति के में प्राकृतिक जो अवस्था थी उस अवस्था में भी संपूर्ण जनता समान थी, और उस समानता पर भी इन्होंने बल दिया था। उन्होंने स्पष्ट अपने चिंतन में कहा है कि प्राकृतिक अवस्था के रूप में संपूर्ण जनता एक समान थी, है ना। तो यह राज्य का जो निर्माण किया गया था उस बर्बर स्थिति से बाहर निकालने के लिए किया था, ताकि जनता अपना विकास कर सके। एक छत्र राज्य में आकर के, या कहें कि एक शासक के संरक्षण में जनता अपना संपूर्ण विकास कर सकती है। जब जनता पर एक अकेले व्यक्ति का राज्य होगा, एक निरंकुश राजतंत्र होगा, तो वो उस राज्य के विकास में अधिक फोकस कर पाएगा, अधिक बल दे पाएगा, है ना। तो राज्य का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए किया गया था। जो सामाजिक समझौते के माध्यम से जनता ने अपने समझौते के द्वारा जो राज्य का निर्माण किया था वो जनता के हित के लिए था, ना कि एक निरंकुश राजतंत्र के लिए। क्योंकि एक यहां पर यह धारणा भी एक मौजूद है दोस्तों, ऐसा मान सकते हैं कि अगर थॉमस होब्स का जो निरंकुश राजतंत्र है या निरंकुश राजा है, वो अगर वो मतलब यह राज्य उसके हित में होता, राजा के हित में होता, तो राजा का निर्माण जनता नहीं करती, बल्कि वो शक्ति के माध्यम से उस राज्य के शासन प्राप्त करता, है ना। लेकिन थॉमस होब्स ने स्पष्ट कहा है कि जनता राजा को बनाएगी। तो जब जनता राजा को बनाएगी तो वो किसके हित में बनाएगी? जनता के हित में, कि संपूर्ण जनता के हित में राजा काम करेगा, है ना। तो ये कुछ बातें ऐसी है इनके चिंतन में जो स्पष्ट नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ वही निकलता है जो इन्हें व्यक्तिवादी विचारों की ओर धकेल देता है ना। तो इसलिए कहा गया, अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो और विचारक रहे उनकी तरह स्पष्ट इनकी धारणा भी वही रही थी। धारणा नहीं रही थी, कुछ विद्वानों ने इनके पूरे चिंतन को विस्तार से स्टडी की, विस्तार से पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि ये निरंकुशवादी समर्थक तो थे, लेकिन इनके कहीं कहीं पर ऐसे विचार भी उल्लेखित किए गए थे, इनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए गए थे जिसके माध्यम से हम इन्हें व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं। और वो विचार इसी प्रकार के थे। जिस प्रकार से थॉमस होब्स ने अपने राज्य का निर्माण करवाया, उसको देखकर बोल सकते हैं कि ये राज्य का निर्माण जनता के हित के लिए करवाया था। वो जिस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की थी, तो उस प्राकृतिक अवस्था के अध्ययन को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि वहां पर जनता की समानता की बात की जा रही है। इसके अलावा जब सामाजिक समझौते के माध्यम से एक राजा का निर्माण करके और अपने संपूर्ण शक्तियां उस राजा को आरोपित कर दी गई थी, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो राजा जनता के द्वारा बनकर आ रहा है, मतलब वो साधन है जनता की सुरक्षा प्राप्त करने का, है ना। तो यहां पर जनता साध्य हो जाती है। और ऊपर चढ़ते हैं व्यक्ति की सामाजिक बंधनों से मुक्ति, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं है बल्कि समाज व्यक्ति के लिए है। तो इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने व्यक्ति को यहाँ ज्यादा महत्व दिया समाज से, मतलब समाज के सभी बंधनों से व्यक्ति को मुक्त कर दिया। उसके अलावा व्यक्ति के प्रति नई सोच, और जो इस प्रकार की सोच थी समाज से पृथक करने की, ऐसी सोच अभी तक के विचारकों में किसी ने प्रदान नहीं की थी। क्लियर है। अंतिम एक और बच जाता है, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति द्वारा संप्रभु का विरोध। भले ही थॉमस होब्स ने अपने विचारों में राजा को निरंकुश बताया है और उन्होंने कहा है कि जनता सामान्य स्थिति में राजा का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चिंतन में यह भी कहा है कि जनता अपनी आत्मरक्षा के लिए शासक का भी विरोध कर सकती है, शासक का भी संप्रभु का भी विरोध कर सकती है। और उन्होंने ये कथन बोल करके शासक की सारी शक्तियां ही छीन ली, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, कि थॉमस होब्स के विचारों में भी जो है व्यक्तिवादी विचार देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये थॉमस होब्स के व्यक्तिवादी विचारों वाला सेशन होता है कंप्लीट। कमेंट करके बताइएगा क्या कंप्लीट कहीं पर कोई डाउट तो नहीं बचा दोस्तों। अच्छा, इसमें जो ये विचार है इसका डिटेल अगर आपको देखना है, डिटेल वैसे तो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप अभी इस वक्त अगर आप जो है कॉपी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। अन्यथा इनके बिंदु भी आपको आसानी से अपनी पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगे। ना मिले, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन खुला आप लोगों के लिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। डिटेल नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और अगला सेशन जो हमारा होगा वो होगा अब जोन लॉक पर। वो जोन लॉक पर दोस्तों कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में जोन लॉक के संपूर्ण अध्ययन को हम कंप्लीट कर ले, कवर कर ले, क्योंकि अगर इसी प्रकार से अगर एक दार्शनिक पे 3-3 4-4 लेक्चर लेते रहेंगे तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चला जाएगा, लगभग 50 लेक्चर भी क्रॉस कर जाएगा, है ना। इसलिए कोशिश करेंगे कि इनको जोन लॉक को पॉसिबल होगा तो हम एक ही सेशन में इनके संपूर्ण विचारों को देखने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और हाँ, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया गया है, निःशुल्क रूप से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और निःशुल्क रूप से सभी सेशन आप वहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।